हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? आज हम लोग पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया था। अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं। ये हैं टेक्निक्स। बेसिकली टेक्निक्स एक मेथड होता है जिसको फॉलो करना होता है, और ये उसकी तरह उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता। ये मेथड टेलर ने दिए थे कि इसी तरह से किया जाना चाहिए काम। इनफैक्ट इनको क्रिटिसाइज भी किया गया था कुछ मेथड्स के लिए, और वर्कर्स नाराज़ हो गए थे इनसे। इवन ट्रेड यूनियन भी नाराज़ थे, मैनेजर्स नाराज़ हो गए थे, ओनर्स नाराज़ हो गए थे। और तो छोड़िए, जो जनरल पब्लिक थी वो भी नाराज़ हो गई थी, और इनको बुलाया गया था कमिटी के सामने कि बताइए कि क्यों आपके ये वाला जो आपने जो मेथड दिया है ऐसा क्यों दिया है, और इनको प्रूव करना पड़ा था। तो ये हाल हो गई थी इनकी। तो बेसिकली देखा जाए तो जो मेथड्स हैं, एक तरह से ये हमें फॉलो करना है और इसी तरह से फॉलो करना है, ऐसा एफ डब्ल्यू टेलर ने सजेस्ट किया था। तो आइए शुरू करते हैं। जो इन्होंने अपने जितने भी मेथड्स दिए यानी कि टेक्निक्स दिए हैं, वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का टॉपिक, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि हमारे रियल लाइफ में भी ये जुड़ा हुआ है, और कई बार आपको गुस्सा भी आएगा, और कई बार आपको ऐसा भी फील होगा कि ऐसा होने से ही अच्छा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टेलर ने टेक्निक दिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये था टेक्निक फंक्शनल फोरमैनशिप। ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे, फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में इन्होंने क्या कहा था, इनका ये मानना था कि कोई भी पर्सन एक अपने आप में परफेक्ट होता नहीं है, और ये चाहते थे कि हर एक पर्सन ना एकदम परफेक्ट हो। यानी कि जो सुपरवाइजर है, जो फोरमैन जिसको हम कहते हैं, वो अपने काम में एकदम बेस्ट होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि 8 स्पेशलिस्ट बनाए, 4 तो प्लानिंग इंचार्ज के और 4 प्रोडक्शन इंचार्ज के। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे स्क्रीन में, ये रहा। ये जो इन्होंने तरीका अपनाया, इन्होंने बोला प्लानिंग इंचार्ज बनाना चाहिए हमें, जिसका काम होगा सिर्फ प्लानिंग करना, और एक प्रोडक्शन इंचार्ज होगा जिसका काम होगा प्रोडक्शन पे ध्यान रखना। बेसिकली ये चाहते थे कि प्लानिंग वाले ना अपना फालतू दिमाग इधर उधर ना लगाएं, प्लानिंग पे लगाएं, और प्रोडक्शन वाले जो हैं अपना प्रोडक्शन का काम करें। एक तरह से आप अगर थोड़ा सा देखो तो आप फेयोल वाला प्रिंसिपल दिख रहा है इसमें, डिवीजन ऑफ वर्क। इसने डिवीजन ऑफ वर्क किया, यानी कि दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। लेकिन यहाँ एक और दिक्कत है। फेयोल ने कहा था कि देयर शुड बी ओनली वन बॉस। अब यहाँ देखिए जरा आप डायग्राम से, यहाँ वर्कर देखो सबकी बात मान रहा है, तो इसके बॉस तो दुनिया भर के हो गए ना, 8 बॉस दिख रहे हैं हमें तो इसके। तो ये वायलेशन हो रहा है उसका। बट ये है कि इन्होंने बोला कि स्ट्रिक्टली ऐसे ही होना चाहिए। तो देखते हैं, इन्होंने 3 चीज़ें बोली बेसिकली। इन्होंने कहा कि जो सुपरविजन है, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, एंड ईच फंक्शन इज टू बी इंटरेस्टेड टू ए स्पेशल फोरमैन। एक स्पेशल फोरमैन को विश्वास करके दे दिया जाना चाहिए, और उस पर विश्वास करना चाहिए कि उससे बढ़िया और कोई नहीं करेगा। दूसरा, ईच वर्कर विल हैव टू टेक ऑर्डर फ्रॉम 8 फोरमैन। हर एक वर्कर को 8 फोरमैन से ऑर्डर लेने पड़ेंगे, मैं बता चुका हूँ। और इन्होंने क्या करा, सेपरेट किया, जो कि डिवीजन ऑफ वर्क मैंने आपको बताया, प्लानिंग फंक्शन और एग्जीक्यूशन फंक्शन को अलग अलग। एग्जीक्यूशन फंक्शन मतलब है प्रोडक्शन इंचार्ज। तो इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया, और इन्होंने बोला प्लानिंग वाले प्लानिंग करेंगे, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन करेंगे। और ये आप 8 स्पेशलिस्ट देख सकते हो। प्लानिंग के अंदर इन्होंने एक बनाया इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लॉक, एक रूट क्लॉक, टाइम एंड कॉस्ट क्लॉक, एंड डिसिप्लिनेरियन। और इसी तरह से प्रोडक्शन वाले में जिनका काम था प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करना, एक स्पीड बॉस, एक गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, ये इन्होंने बनाए, और बोला कि इन सबके काम को वर्कर को मानना होगा। तो आइए हम इनके काम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले शुरू करते हैं प्लानिंग इंचार्ज से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लानिंग इंचार्ज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट क्लॉक का। देखिए रूट क्लॉक का काम क्या होता है, नाम से ही याद रखिएगा आप एग्जाम में भी। रूट क्लॉक का काम होता है एक एग्जैक्ट सीक्वेंस एंड रूट तैयार करना प्रोडक्शन का। तो रूट क्लॉक का काम ये होता था कि वो रूट डिसाइड करता था, वो डिसाइड करता था कि ये जॉब किसके द्वारा किया जाना चाहिए, और पूरे दिन का जॉब क्या रहेगा, एंड वेयर इट इज़ टू बी डन, और ये कहाँ किया जाएगा, ये इसका काम होता था डिसाइड करना। तो ध्यान रखिए कि पूरे दिन का काम एंड वेयर इट इज़ टू बी डन, ये डिसाइड करना इसका काम था। फिर आ जाते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लॉक पे। देखिए इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लॉक नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लॉक जो है इंस्ट्रक्शंस वगैरह देता था। तो आप याद रखना, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लॉक क्या करता था, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लॉक गैंग बॉस को ऑर्डर देता था। एक तरह से इंस्ट्रक्शंस के जो कार्ड्स होते थे ना, वो इंस्ट्रक्शंस वर्कर्स को कैसे करना है काम, ये गैंग बॉस को दे दिया करता था।
तो बेसिकली अगर आप देखो तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क हैंड ओवर टू द गैंग बॉस ऑल द इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ वर्क, प्रोसीजर ऑफ डूइंग इट एंड मटेरियल टू बी यूज्ड एंड डिटेल अबाउट मशीनरी। तो क्या क्या मटेरियल यूज़ होना चाहिए और कौन कौन सी मशीन का ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ही यूज टू गिव टू द गैंग बॉस। याद रखना ये गैंग बॉस को सीधा इंस्ट्रक्शन देता था कि भाई तुझे ये मशीन रखनी होंगी और ये मटेरियल की तुझे ज़रूरत पड़ेगी, सबका इंतजाम करके रख। फिर आ जाते हैं टाइम एंड कॉस्ट क्लॉक। आप देखो टाइम एंड कॉस्ट क्लॉक का काम होता था डिसाइड करना कि कितना समय लगेगा किसी काम को करने में। तो ये एक तरह से टाइम प्रिपेयर करता था और कितना कॉस्टली पड़ेगा ये भी डिसाइड करता था कि कॉस्टली कितना पड़ेगा। तो इसका काम यही होता था कि ये बताए कैसे भी प्लान करके रखे कि ये काम कितने टाइम में हो जाना चाहिए और इसकी लागत कितनी आएगी, यानी कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग दैट जॉब। एंड देन कम्स जॉब डिसिप्लिनेरियन। आप इसको देखो डिसिप्लिनरी ऑफिसर भी बोलते हैं इसको। तो शॉप डिसिप्लिनेरियन क्या करता था, इंश्योर करता था डिसिप्लिन एंड एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अमंग वर्कर्स। तो ये डिसिप्लिन बनाता था कि क्या क्या रूल रहेगा, अगर कोई वर्कर काम नहीं ढंग से करता है, ऐसे ऐसे करेगा तो उसको क्या सज़ा मिलेगी और उनके लिए क्या क्या रूल्स रहेंगे। ऑल दीज थिंग्स इसका काम होता था और देखना होता था कि ये डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज पे। प्रोडक्शन इंचार्ज का काम होता था प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया गैंग बॉस जो था ये लीडर हुआ करता था और इसने इसको लीडर की तरह ट्रीट किया है। अब इसमें जैसे हमने पढ़ा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इसको इंस्ट्रक्शन देता था कि भाई तुझे ये मशीन चाहिए, ये मटेरियल चाहिए। तो आप देख ही सकते हो कि ही इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग टूल्स एंड मशीन्स रेडी फॉर ऑपरेशन। इसका काम होता था कि मशीन्स का तैयार रखना। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता था गैंग बॉस का क्या काम है, अक्सर पूछ देंगे। तो आपको सीधा ये लिखना है कि इसका काम होता है मशीन अवेलेबल कराना। ध्यान रखिएगा, ये नहीं बता देना कि मशीन को सही करना, सही करने का काम रिपेयर बॉस का है। तो हम बोलेंगे कि इसका काम होता है मशीन को सही हालत में रखना, ठीक है, और मटेरियल्स अवेलेबल करके रखना। तो ये इसका काम है। और इसका एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो टेस्ट में पूछा जा सकता है, अभी तक वैसे पूछा नहीं गया है, कि वर्कर्स को फिट रखने का भी काम इसी का है कि वर्कर और मशीन दोनों फिट कंडीशन में हैं कि नहीं। ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में फिट का मतलब है यहाँ पे कि जितने चाहिए उतने अवेलेबल हैं कि नहीं है। फिर आ जाता है स्पीड बॉस। देखिए स्पीड बॉस का काम होता है कि टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब। इसकी जिम्मेवारी दी गई थी कि भाई तुझे ये तय करना है कि जो भी काम दिया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है और काम कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है समय पे, ये इसकी जिम्मेवारी थी। अच्छा, रिपेयर बॉस की जिम्मेवारी थी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिपेयर बॉस पे। इसका काम था कि टू एंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस ऑफ टूल्स एंड मशीन्स। जो मशीन गैंग बॉस ने अवेलेबल कराई है वो मशीन जो है यूजेबल कंडीशन में है कि नहीं, उसमें कोई अगर कमी है, डिफेक्ट है, तो उसको रिपेयर करके सही हालत में रखना। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा ना तो एम्प्लॉयज़ जो वर्कर्स हैं उनकी मौज आने वाली है। फिर वो आएंगे और मशीन को ख़राब करके बैठ जाएंगे और या यूँ बोल देंगे कि मशीन में रिपेयर की ज़रूरत है और आराम से अपना बातें बनाएंगे बैठ के। तो यहाँ पे दिक्कत ये हो जाएगी कि आप देखोगे कि रिपेयर बॉस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि मशीन जो है रिपेयर करके और उसको वर्किंग कंडीशन में रखना। और लास्ट में आ जाता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर देखोगे इसका काम होता था क्वालिटी चेक करना कि जो भी काम है उसकी क्वालिटी किस तरह की है, प्रॉपर क्वालिटी से काम मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इसका काम था। तो आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे टेलर ने जितने भी दिए हैं वर्कर के लिए दे रहा है और वर्कर को कैसे इस्तेमाल किया जाए उससे संबंधित है। मैं सही बताऊँ तो पर्सनली अगर मैं देखूँ तो मुझे एफ डब्ल्यू टेलर वॉज नॉट अ गुड पर्सन टू मी, है ना। हो सकता है सबकी राय अलग अलग हो, क्योंकि इसने वर्कर को ना एक तरह से अगर आप देखोगे पूरा पढ़ने के बाद तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वर्कर को ये मशीन की तरह ट्रीट कर रहा है। ये हमेशा किस तरह से इनसे ज़्यादा काम लिया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है गुस्सा होने की वजह यह है कि हम भी इसका शिकार हो रहे हैं। बीइंग ए स्टूडेंट आप भी देखो एग्ज़ाम देते हो तो आपको टाइम दिया जाता है भाई इतनी देर में करना है। ये नहीं है कि आराम से रिलैक्स होकर करो, नहीं, आपको इतनी देर में पेपर करना है। कई बार ये भी नोटिस हुआ है कि आते हुए भी पेपर छूट जाता है स्टूडेंट्स का। और सेम विद द टीचर्स ऑल्सो, सिलेबस भी एक पर्टिकुलर टाइम है, ये नहीं है कि उसको आराम से अपना पढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं सिस्टम है। और ये ज़रूरी भी है कहीं हद तक। तो इसीलिए आपको कभी ख़राब भी लगेगा, कभी आपको सोचोगे तो अच्छा भी लगेगा। बट इसने एक जो वर्कर्स हैं ना उनको इसने मशीन की तरह ट्रीट किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरा जो है इसने दिया टेलर ने, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अगर आप देखो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा। स्टैंडर्डाइजेशन जैसे दिमाग में आता है ना
सबसे पहले आता क्वालिटी। तो बिल्कुल ठीक समझ रहे हो आप। तो स्टैंडर्डाइजेशन में टेलर ने बात करी थी क्वालिटी की, लेकिन उसने सिर्फ क्वालिटी स्टैंडर्ड की ही बात नहीं करी, उसने बोला कि साइज, टाइप और वेट, इसका भी स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ लिखा हुआ है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल इफ स्टैंडर्ड इज मेंटेन्ड राइट फ्रॉम सेलेक्टिंग ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट, मशीन्स टू यूज एंड मैक्सिमाइज द आउटपुट बाय कीपिंग इन माइंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। Standardization does not mean only quality standard, but it refers to setting up standards for size, type, weight and measurement of quality of product। तो जैसे कि मैंने बताया, टेलर ने ये बोला कि स्टैंडर्ड होना चाहिए, और स्टैंडर्ड दो सेंस में इसने नापा, एक तो क्वालिटी होना चाहिए और दूसरा जो है एक साइज का भी, वेट का भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर आप देखो बहुत सारी कंपनियां इसको फॉलो करती हैं, जैसे मान लीजिए नोकिया कंपनी है, स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। आप देखो अभी ये मार्च के मंथ में ही, अभी 2020 में इसने 5G लॉन्च किए हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आप देखो स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं ये लोग। इसी तरह से आप एप्पल में देखो, अपने वेट का बड़ा ध्यान रखता है। इसके जो फ़ोन्स होते हैं एक पर्टिकुलर वेट और साइज़ इसने फिक्स कर रखा है, बड़े फ़ोन्स नहीं मिलेंगे आपको एप्पल की। और इसी तरह से वीडियोकॉन है, और ये सब कंपनियां जो हैं अपने स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं और ये सब यूज़ करती हैं। अगर हम देखें मॉडर्न टेक्निक, जैसे कि कैजन लिखा हुआ है कि इवन मॉडर्न टेक्निक सच एज कैजन एंड सिक्स सिग्मा कैन बी यूज टू सेटअप स्टैंडर्ड्स, ऐसा टेलर ने कहा था। अब आप कहोगे सर कैजन क्या है, ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। ये एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है चेंज फॉर बेटर, नो प्रोसेस इज परफेक्ट। इसका मतलब ये माना जाता है कि कोई भी प्रोसेस परफेक्ट तो हो नहीं सकता, देर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, है ना। तो इसीलिए टेलर का ये मानना था कि ऐसी थिंकिंग होना चाहिए और हर समय कुछ ना कुछ सुधार करते रहना चाहिए। तो आप देखोगे आज की डेट में कंपनियां क्या करती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ इंप्रूव कर रही हैं। आप अपना फ़ोन ही ले लो, फ़ोन में देखोगे आप हर समय कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट किया जा रहा है कंटिन्यूस। तो ऐसा टेलर का मानना था कि एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए और हमेशा लुक फॉर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप देखो सिग्मा जो है, ये भी बड़ा इस्तेमाल होता है। सिग्मा जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और इसमें एक अगर आप देखो तो इसमें ये कहा गया था कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख अगर कोई प्रोडक्ट या यूनिट्स तैयार होती हैं तो मानना है कि 3.4 जो है उसमें डिफेक्ट्स आने चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। यानी कि एक स्टैंडर्ड सेट किया कंपनियों ने कि भाई अगर मैं 10 लाख सामान बनाता हूँ तो मेरे 3 से लेके 4 तक ही डिफेक्ट आए, इससे ज़्यादा ना आए। तो ये एक तरह से स्टैंडर्ड सेट किया। फिर हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क की। देखिए सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में टेलर ने कहा था कि एलिमिनेट करना चाहिए अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। कई बार आप देखोगे अननेसेसरी डाइवर्सिटी रखने से क्या होता है कि वो प्रोडक्ट बेकार होता चला जाता है और उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। जैसे आप देख सकते हो कई सारी चीज़ें, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको। जब हम जूता खरीदते हैं, शूज़, तो उनकी साइज़ एक पर्टिकुलर साइज़ होती है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब उसमें आप ऐसे नहीं देखोगे कि 7.5 साइज़ हो। अब सबका पैर की साइज़ अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी उसमें साइज़ आपको ऐसी मिलेंगी। ऐसे ही आप ड्रेसेस में भी देख लो, उसमें भी साइज़ जो है पॉइंट में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वैरायटी को कम करने की कोशिश किया गया और कोशिश किया गया सिंप्लीफाई किया जाए, जिससे कि अननेसेसरी जो है ना, एलिमिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी करने से क्या होगा कि आपको काम आसान हो जाएगा। आप देख सकते हो अगर ऐसा कोई करेगा तो बहुत ही ईजी हो जाएगा काम को करने में। तो यही चीज़ इस टेलर ने बोला है कि सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना चाहिए। आप देखो एक एग्जांपल है कि अब पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन यूएसए, इसने रिड्यूस करा। इसकी ये पहले 2000 वैरायटी के बनाते थे पेपर, अब इन्होंने क्या करा 200 वैरायटी बनाने शुरू करे। तो इससे क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क हो गया और इन्होंने बहुत ही एफिशिएंसी भी बढ़ा ली। तो इस तरह से टेलर ने सजेस्ट किया था कि काम में सिंप्लीफाई करना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन रखना चाहिए काम के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा थर्ड टेक्निक, जो कि है वर्क स्टडी। आप देखो बुक में वर्क स्टडी नहीं देखोगे, आप बुक में देखोगे फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी जो हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें वर्क स्टडी के अंदर ही सब बताया। अगर आपसे पूछा जाए तो ये सब वर्क स्टडी के अंदर आते हैं। वर्क स्टडी बेसिकली काम क्या है कि ये मैक्सिमाइज इंश्योर करता है मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने का काम करता है। तो कौन कौन से टेक्निक दिए, इसमें कुछ मेथड्स दिए। अगर आप देखोगे ना, इसमें मेथड्स दिए टेलर ने। क्या? सबसे पहले उसने बोला फटीग स्टडी। अगर देखो इसका मतलब होता है थकावट। देखो कोई भी आदमी
काम करते करते एक ऐसा टाइम आता है कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है, थक के चकनाचूर हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन पे उसको आराम देना चाहिए। अब देख लो इसका कितना खतरनाक आदमी है ये, कि मतलब टेलर का ये मानना था कि कोई आदमी थक जाए ना तो उसको आराम तभी दो और फिर उसका काम लो। देखो इसमें आप देखोगे कितना उसका उस तरह का दिमाग किस तरह का था। देखिए इसने बोला कि दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। इसने ये बोला कि रेस्ट इंटरवल का होना चाहिए कि भाई कब रेस्ट दिया जाए, कितने समय तक का रेस्ट दिया जाए, और ये इंटरवल का जो नंबर है वो कितना रखा जाए, 2 बार 3 बार, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा सके। इसके पीछे भी देखो मोटिव क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा सके। तो इसने ये बोला कि अ पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड व्हेन इज परफॉर्मिंग जॉब अलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब बहुत लंबे समय तक काम करेगा तो थकेगा तो उसको हमेशा रेस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो टेलर ने सजेस्ट किया दैट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट इंटरवल शुड बी डिसाइडेड बाई not decided by wish and experience of manager but to give scientific approach। अब देखो ये कह रहा है कि साइंटिफिक अप्रोच देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैनेजर को लगे कि यार आदमी थक गया है तो चलो भाई बेटा तुम आराम कर लो, वर्कर को बोलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मानना ये था कि इसको करने के लिए क्या करना चाहिए कि इनफैक्ट एक वर्कर को ना काम पे लगा देना चाहिए, एक एवरेज वर्कर को जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी ना हो और बहुत ख़राब भी ना हो, और उसके काम को देखते रहना चाहिए और कम से कम उसको यही काम 100 बार देखते रहो और उसका एवरेज निकालो और देखो कि उसने वो काम कितनी देर में किया है और कब वो थक रहा है। तो वो थकने वाला जो प्रोसेस है ना, उस समय उसने ये बोला कि जब वो थक जाए तब हमें रेस्ट इंटरवल का पता चलता है कि कब कब हमें रेस्ट देना चाहिए। तो दिस टाइम कैन बी, अगर आप देखो इसने ये बोला कि दिस टाइम कैन बी नोटेड टू डिसाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट इंटरवल एंड ड्यूरिंग ब्रेक हाउ मच टाइम द वर्कर बिकम फ्रेश, और कितनी देर में फ्रेश हो जा रहा है उसके हिसाब से हमें रेस्ट इंटरवल सेट करने चाहिए। तो आप समझ गए होगे कि आदमी को काम करते हुए देखो, जब वो थकने लगे तो एक एवरेज आदमी का कब थकता है उसके हिसाब से उसको जो है फ्रीक्वेंसी रखो रेस्ट इंटरवल की, और कितनी देर में वो रिकवर कर लेता है, आराम से काम करने लायक हो जाता है, उसका ड्यूरेशन उससे तय करो। तो ये इसने बताया, और कितना इंटरवल देना है वो आप ऑब्जर्व करो और कितनी बार इंटरवल देने से वो अच्छा कर सकता है उसके हिसाब से डिसाइड करो। तो इसीलिए आपने देखा होगा स्कूल्स में भी जब आप क्लासेस में रहते हो और आप एक समय आता है जब सारे स्टूडेंट्स थक जाते हैं, आजकल तो देखेंगे स्टूडेंट्स पहले पीरियड में ही कईयों की हालत ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है सिस्टम में। तो आप देखोगे फटीग स्टडी यही सब देख के बनाया। आपका भी लंच ब्रेक होता है तो ये मत सोचना कि खाली खाने के लिए ही होता है। इसी बदमाश का प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है आपके ऊपर कि कितनी देर में आप थक जाते हो, इंटरवल क्या होना चाहिए, कितनी देर तक का आपको ब्रेक मिलना चाहिए, बेशक वो लंच का ही हो, तो उसमें आप रेस्ट लेके आते हो फिर दोबारा से फिर पढ़ना शुरू। तो एक तरह से आपका यूज़ किया जा रहा है और आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, ऑब्वियसली बढ़ती होगी। आपने देखा होगा कि लंच के बाद जो है थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाते हैं। हाँ मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर एनर्जेटिक की जगह नींद भी आती है कई बार। तो कई बच्चे भोजन कुछ ज़्यादा ही हैवी मात्रा में कर लेते हैं तो पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, खास करके अगर बिजनेस का पीरियड हो तो बड़ा अच्छे रिलैक्स महसूस होता है कई स्टूडेंट्स को। तो ये चीज़ें देखने में आती हैं, बट देखिए इसके ऊपर स्टडी की गई है और टेलर का यही मानना था कि इस पर प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब मन में आया इंटरवल दे दिया, आराम करने के लिए बोल दिया, तो ऐसा वो मना करता था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेथड स्टडी। आप देखोगे मेथड स्टडी जो इसने दिया दूसरा, इसमें ये क्या बोला इसने, टेलर का ये मानना था कि मेथड एक कोई तो पर्टिकुलर मेथड होगा जो बेस्ट होगा, तो इसने बोला कि वही मेथड यूज होना चाहिए। देखो दिस मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड वन ऑफ द बेस्ट मेथड, या एक ऐसा मेथड जिसमें जो है प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम लगे और मैक्सिमम यूज हो रिसोर्सेज का। तो ये चीज मैक्सिमाइज किया जा सके रिसोर्सेज का, वो दिया इसने। टेलर सजेस्टेड दैट मेथड ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय रूल ऑफ थंब मेथड बट ऑल द मेथड्स मस्ट बी ट्राइड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द वन विच ब्रिंग्स मैक्सिमम बेनिफिट विथ मिनिमम कॉस्ट। इसने ये बोला सारे मेथड्स यूज करने चाहिए और उसी मेथड को इंप्लीमेंट करना चाहिए जिसने मिनिमम कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल पहुंचाया हो। तो इसने ये बोला कि इसको डिटरमिन करने के लिए यानी कि पता लगाने के लिए कुछ पैरामीटर इसने सजेस्ट किए, कि इसने बोला कि सर्टन पैरामीटर राइट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड।
इसने बोला कि शुरू से लेके और लास्ट तक इस पे स्टडी करना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका यही ऑब्जेक्टिव था कि कौन सा ऐसा बेस्ट मेथड होगा जिसकी वजह से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो जाए, उस मेथड को अपनाना चाहिए। अब आप देखो एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है कि फॉर प्रोडक्शन ऑफ शूज़ देयर कैन बी अ लेबर इंसेंटिव मेथड। प्रोडक्शन करने के लिए आप देखोगे लेबर इंटेंसिव मेथड जो है यूज होता है। और टू फाइंड आउट विच बेस्ट मैनेजमेंट मस्ट इवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद बोथ द मेथड। इसने ये बोला कि कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, लेबर इंसेंटिव या मशीन का जहाँ पे यूज़ हो सकती है, दोनों में से कौन सा बेटर होगा, किसके वजह से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, वही यूज़ करना चाहिए और इसकी प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए। तो यही चीज़ इसने सजेस्ट किया। अगर आप देखो इसके जो मेथड्स हैं इसमें बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब इसने बताया, और कौन सा मेथड होगा जो ज़्यादा फ़ायदामंद देगा वो लेना चाहिए। और असेंबली लाइन इसने डिसाइड किया कि अगर आप असेंबली लाइन का मतलब होता है कि आप देखो कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां जैसे फोर्ड है, ये क्या करती है कि असेंबली लाइन का इस्तेमाल करती हैं। जितने भी आप देखोगे कार बनाने वाली कंपनी होती हैं या आप देखोगे ऑटोमोबाइल्स की कंपनियां हैं, ये असेंबली लाइन का इस्तेमाल करती हैं। इसमें क्या होता है कि एक सामान असेंबल हो जाएगा उसमें मशीन में, फिर आगे जाएगा, फिर अगला सामान असेंबल होगा, फिर आगे जाएगा, अगला सामान असेंबल होगा। तो कार बनती है ना, तो उसके कुछ इंजन बना रहे होते हैं, कुछ उसके बॉडी पार्ट्स बना रहे होते हैं, कुछ स्टीयरिंग को संभालते हैं, यानी हर काम सबको बंटा होता है और असेंबली लाइन में चलता है। तो वही चीज़ इसने बोला है कि जैसा सूटेबल होगा उस हिसाब से वो मेथड यूज़ करना चाहिए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जो कि है टाइम स्टडी। देखो टाइम स्टडी में ये काफ़ी हद तक आपको देखो आप देखोगे टाइम स्टडी भी वैसे ही है। इसमें भी देखो द स्टडी ऑफ टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टाइम स्टडी वर। इसने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे, द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब। टेलर का ये मानना था कि किसी काम को करने में कितना समय लगता है ये चीज़ नोट करना चाहिए। सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स टारगेट फॉर वर्कर्स, वर्कर्स के लिए टारगेट देना चाहिए कि भाई तुझे इतनी देर में ये काम कंप्लीट कर देना है। जैसे आपके लिए टारगेट दिया जाता है ना कि भाई अगर आपको बिजनेस का पेपर देना है या अकाउंट्स का देना है, इकोनॉमिक्स का देना है, तो आपको 3 घंटे मिलेंगे, 15 मिनट्स रीडिंग के लिए मिलेगा, तो आपको ये काम कंप्लीट करना है। ऐसे ही वर्कर्स के साथ आप देखो सबको ये काम दिया जाता है। इवन टीचर्स के साथ देख लो, ये सिलेबस इतनी देर में ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें गिवन होती हैं। तो टाइम स्टडी में इसने यही बोला। तीसरा इसने बोला कि डिटरमिन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, कि एक काम को करने के लिए कितने वर्कर की ज़रूरत होगी ये भी पता लगाना चाहिए। एंड कैटेगराइज द वर्कर्स, ये भी कैटेगरी बनाना चाहिए कि कौन वर्कर एफिशिएंट है और कौन इनएफिशिएंट है। जो कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो काम के लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहते हैं, और कुछ होते हैं कि उस काम में करने में एकदम परफेक्ट नहीं होते। तो इसका मानना ये था कि ये सब चीज़ों को कंसिडर किया जाना चाहिए। देखो टेलर ने सजेस्ट किया था कि दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब शुड बी डिसाइडेड बाई नॉट बाई इंट्यूशन। इसने ये बोला काम ना इंट्यूशन से नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैनेजर का मन कर रहा है तो वो काम समय तय करें एंड विश, बट द टाइम स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड। मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ कि टेलर ने ये कहा था कि टाइम स्टडी कंडक्ट करना चाहिए। किसी आदमी को काम पे लगा दो और देखो कि वो काम को कितनी देर में कर रहा है। हाँ, ये ध्यान रखना एवरेज वर्कर होना चाहिए, ऐसा उसने सजेस्ट किया था। और देखो कि वो कितने देर लेता है, और इसी काम को उससे कम से कम 100 बार करवाओ और ऑब्जर्व रखो। आप उस पर ऑब्जर्व करो कि वो 100 बार में जितना भी वो काम समय लिया है उसका एक एवरेज निकालो, और एवरेज निकालने के बाद जो भी उसने समय लिया है, एवरेज निकालने के बाद उसी टाइम को एक सेट कर देना चाहिए स्टैंडर्ड कि भाई इतनी देर में ये काम हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखोगे, आप अलग अलग जगह देखोगे कि टाइम स्टडी में ना वो ऑब्जर्व करते हैं वर्कर को कि कितना समय लेता है, और एक स्टॉप वॉच रखा जाता है, उतनी देर में उसे काम पूरा हो जाना चाहिए। आप देखोगे जब घर बनता है तो मिस्त्री जो होता है, मिस्त्री को एक टाइम स्टडी के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी अगर देखा जाए तो एक मिस्त्री कितना ब्रिक्स जोड़ लेगा, नियर अबाउट 600 ब्रिक्स जोड़ सकता है अगर उसे प्रॉपर 2 लेबर मिलें तो इसीलिए आप देखोगे मिस्त्री एक काम करता है, 2 लेबर को लगा के रखता है। अगर ऐसी सिचुएशन रही तो वो टाइम पे काम पूरा करेगा। अगर वो उस 600 से कम ब्रिक की दीवार मतलब जोड़ता है, यूज़ करता है दीवार को जोड़ने में, तो इसका मतलब वो सही से काम नहीं कर रहा है। और अगर इससे ज़्यादा कर रहा है तो वो ठीक कर रहे हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया इसने कि इतना होना चाहिए। तो ये इस तरह से काम चलता है। नेक्स्ट आता है मोशन स्टडी।
आप देखोगे मोशन स्टडी में मूवमेंट की बात करी, टेलर ने कहा कि कोई भी आदमी कितना मूव कर रहा है। अब मूवमेंट के अंदर उसने ये डिसाइड किया कि मूवमेंट में भी देखो कई बार ऐसा मूवमेंट हो जाए जो अननेसेसरी मूवमेंट है, बिना मतलब का, तो उसने एलिमिनेट करने की बात करी। देख सकते हो आप कि साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मोशन स्टडी इज कंडक्टेड और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोशन स्टडी आर टू डिटरमिन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, कि मूवमेंट कितना हो रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, कौन सा प्रोडक्टिव मूवमेंट है और कौन सा अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उसको डिफरेंशिएट करना, कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, जो बिना मतलब का जो मूवमेंट है ना उसको कट डाउन करने के लिए, और टू डिजाइन सूटेबल इक्विपमेंट, कौन कौन सा टूल दिया जाए, कौन सा इक्विपमेंट दिया जाए जो उसके लिए सूटेबल हो। तो बेसिकली मोशन स्टडी में भी इसने यही किया। इसने क्या किया कि एक आदमी को ड्यूटी पे लगाया और देखा कि वो काम को कर रहा है तो कितना मूव कर रहा है, और हाउ मैनी टाइम्स ही इज गेटिंग अप फ्रॉम हिज प्लेस, हाउ मैनी टाइम्स ही इज बेंडिंग डाउन। तो इस काम को उसने कहा कि कम से कम 100 बार रिपीट करवाओ, यानी कि ऐसा नहीं कि एक ही को बोलो कि तू ऐसा कर, रोज रोज देखो, करीब 100 दिन तक देखो। आफ्टर राइटिंग ऑल द मूवमेंट, क्लासीफाई द प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, देखो कि कौन से में प्रोडक्टिव मूवमेंट था, यानी कौन सा बेटर मूवमेंट था, और कौन सा अनप्रोडक्टिव मूवमेंट था, और उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी बना के और तय करो कि किस तरह से काम को किया जाना चाहिए। तो आप देखते हो, जैसे मैं आप फिर से एग्जांपल लूँगा मैसन का ही, यानी कि मिस्त्री का। आप देखो जब वो घर बनाता है तो दीवार जब वो चुनाई कर रहा होता है दीवार की, तो आप देखोगे 2 लेबर होते हैं, वो आके उसको ईंट पकड़ाते रहते हैं, और एक जो है जो सीमेंट वगैरह बना के मसाला जो भी है वो उसको प्रोवाइड करता रहता है उसके हाथ में, तो वहाँ ला के रखता है, तो वो फटाफट ईंट ब्रिक्स बनाता रहता है। अगर इमेजिन करो खुद ही मिस्त्री को उठ के जाना होता और ईंट लाना होता, फिर रखता, फिर सीमेंट लगाता, तो हो सकता है कि वो पूरे दिन में ऐसे 3 भी मिस्त्री होते और यही काम कर रहे होते ना अलग अलग से, तो वो 3 दिन में 600 ब्रिक्स नहीं लगा पाते। तो यही चीज़ इसने ये बोला कि मोशन स्टडी पे इसने फोकस किया कि मूवमेंट को ध्यान रखो, बिना मतलब का जो काम है ना उस काम को एलिमिनेट करो और काम की चीज़ों को ज़्यादा करो, और कुछ भी ऐसा तरीका अपनाओ जिससे कि काम आसानी से हो जाए। जैसे मान लो आपको ब्रिक्स ऊपर चढ़ाने छत पे, तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि ब्रिक्स को उठा के लेके आओ, 8-8 10-10 ब्रिक्स सर पे रख के या जैसा भी है, और एक तरीका है कि नीचे रस्सी बांध दो और ऊपर से खींच लो। तो ज़्यादा बेटर कौन सा होगा? रस्सी वाला, क्योंकि इसमें कम ताकत भी लगेगी और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट नहीं होगा। जो आप उतर के जा रहे हो ब्रिक लाने के लिए, वो टाइम आप बचा लोगे, क्योंकि 2 आदमी लगाओ, नीचे जाओ, एक आदमी बांधता रहेगा, ऊपर खींचता रहेगा, तो ये चीज़ आसान हो जाएगी। ये आप कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। देखिए डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में क्या था कि इसने टेलर ने बोला था कि एक एफिशिएंट वर्कर होता है, एक इनएफिशिएंट वर्कर होता है। देखिए 2 तरह के वर्कर सभी काम करते हैं अपना मन लगा के, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ने अच्छा रिजल्ट अचीव किया और एक ने कम किया। तो टेलर का ये मानना था कि जो एफिशिएंट है, जिसने काम समय पे किया और अच्छे से करा और जिसने ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस किए, उसकी तनख्वाह आप बढ़ा दो, और जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं ना उसकी तनख्वाह आप घटा दो, यानी कि उतना यूनिट वो बनाता है तो उसको कम तनख्वाह दो। तो ऐसे में क्या होगा कि जो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है वो हाईली मोटिवेटेड होगा और वो मोटिवेट होकर और अच्छा काम करेगा। अच्छा, जो दूसरा बंदा जिसकी आप सैलरी कम दे रहे हो, वो देखा देखी उसको भी लगेगा भाई मुझे भी अच्छा काम करूंगा तभी ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो वो और मन लगा के काम करना शुरू करेगा। ऐसा इस तरह की सोच थी, और इसमें यही बताया गया है डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम में। देखो इसमें बताता हूँ मैं आपको कि इवॉल्व अ सिस्टम वेयर इन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर आर पेड डिफरेंट रेट्स। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें एफिशिएंट और इनएफिशिएंट दोनों को अलग अलग रेट पे पैसा मिलने की बात कही है टेलर ने। फर्स्ट, अ स्टैंडर्ड टास्क इज एस्टैब्लिश्ड विद द एड ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि उनके वजह से जो एक पर्टिकुलर टाइम रखा गया सुनिश्चित, और मोशन स्टडी को देख के टाइम दिया गया और उसको यूनिट इतना प्रोड्यूस करना है वो बताया गया। हायर व्हेन द स्टैंडर्ड आउटपुट इज प्रोमोटेड एंड लोअर, जब वो ज़्यादा करेगा तो उसको ज़्यादा तनख्वाह दो और कम करेगा तो कम दो। एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक टास्क दिया कि भाई 10 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं और रेट्स आर 50 पर यूनिट फॉर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट। जो बंदा 10 यूनिट प्रोड्यूस कर लेगा उसको 50 रुपये के हिसाब से हर एक यूनिट पे 50 रुपये मिलेंगे, और जो उससे कम करेगा उसको 40 रुपये मिलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो सही टाइम पे करेगा उसको 50 रुपये पर यूनिट, और जो कम पे करेगा उसको 40 रुपये पर यूनिट। अब एक वर्कर ए है, इसने क्या करा, 11 यूनिट प्रोड्यूस करा, आप देख सकते हो 10 से ज़्यादा कर लिया,
तो इसको कितना मिलेगा? हाँ जी सर 50 मिलेगा सर इसको। तो 50 के हिसाब से देखो कितना मिलेगा, 11 यूनिट करा है और @50, तो कितना हो गया आप गिन सकते हो 550। तो आप देख सकते हो 550 रुपीज़ उसको मिलेगा। इसी तरह से बी वाले को देखो, इसने 9 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पाया, यानी कि 10 से कम। इस बेचारे को कितना मिला? 40 रुपए के हिसाब से। तो कितना मिला सर? 360 रुपीज़ मिला इसको। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, 190 रुपए का है। इससे क्या होगा? कह रहा है कि बी जो है मोटिवेट होगा और अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। बहुत बढ़िया भाई। तो ऐसा मानना टेलर का था। तो इसमें देखो क्या हुआ, ये जो मैं जो आपको बात कर रहा था ना स्टार्टिंग में, कि ये वाला जो मेथड है ना जो टेलर ने दिया, इन भाई साहब को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसको अपोज किया गया वर्कर्स के द्वारा। वो ऑब्वियसली करेंगे ही करेंगे वर्कर, आप समझ सकते हो क्यों। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट भी अपोज करेंगे, नहीं सर इतना सिलेबस बहुत है, इतना नहीं होना चाहिए। उसी तरह से वर्कर्स ने भी करा, ट्रेड यूनियंस ने भी करा, ठीक है, मैनेजर ने भी करा, इवन ओनर ने भी करा, हैरानी की बात है। और जनरल पब्लिक, सबसे मेन तो क्या है, जनरल पब्लिक भी इसके अपोजिशन में आ गई कि ये क्या कर दिया है, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए ये वो। तो हुआ क्या कि टेलर वॉज कॉल्ड बाय स्पेशल यूएस कांग्रेशनल कमिटी, और फिर इन 1912 की बात है, और उनको डिफेंड करना पड़ा अपना साइंटिफिक मैनेजमेंट। इवन जो पुराने उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं ना साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जो 4 प्रिंसिपल हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वो भी खतरे में आ गई थी। तो उन सबको भी इनको डिफेंड करना पड़ा, और इन्होंने डिफेंड कर लिया, क्योंकि जहाँ ये काम करते थे यहाँ इन्होंने अचीव करके दिखाया था। तो ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल्स ऐसे ही बना दिया। आपको पता है प्रिंसिपल्स काफ़ी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से ही बनता है। तो ये चीज़ इन्होंने प्रूव किया था। इन्होंने करीब करीब 700 वर्कर को हटा के और 35 या 36 वर्कर रखे और काम को करके दिखाया, तब जाके इन्होंने प्रूव किया। हाँ वो अलग बात है, कंट्रोवर्सी है कि ऐसा इन्होंने वाकई में किया। आपको जान के हैरानी होगी कि 700 वर्कर जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ से हटा के इन्होंने बोला, जो वहाँ का ओनर था ना उसको इन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, मैं ये काम 35-36 वर्करों से ही करा लूँगा, ये सब वर्करों को अपना छुट्टी कर दो। और उनको मोटिवेट करके, जैसे मैं ये जो जितने भी मेथड्स हैं, और वो वही काम को इन्होंने कर दिखाया। लेकिन वो क्रिटिसाइज भी होता है कि इन्होंने ऐसा इसलिए किया, अपना इनका जो ओनर था उसी की बेटी से बाद में इन्होंने मैरिज भी की, तो उसको इम्प्रेस करने के लिए ऐसा किया था, ऐसा कई लोगों का व्यू है। देखो क्रिटिसाइज तो हर कोई होता है, तो ऐसा मतलब लोगों का मानना है। लेकिन आप देखोगे कि जो टेलर थे इनके प्रिंसिपल्स भी यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं आज के डेट में भी यूज़ होते हैं। तो आप देखोगे इनके बहुत सारे मेथड्स यूज़ हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट आगे लास्ट वाले पे जाते हैं। इसको कुछ लोग मेथड नहीं मानते, ध्यान रखिएगा, लेकिन हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं। मेंटल रिवोल्यूशन। देखिए मेंटल रिवोल्यूशन में टेलर ने ये बोला था कि कंप्लीट चेंज इन द मेंटल आउटलुक होना चाहिए एम्प्लॉई और जो एम्प्लॉयर है उसके बीच में। मतलब दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए काम करने चाहिए, कोऑपरेशन में करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट चेंज इन द मेंटल आउटलुक एंड एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन। कंपटीशन ना करके कोऑपरेट करना चाहिए। द मैनेजमेंट शुड क्रिएट प्लीजेंट वर्किंग कंडीशन एंड वर्कर शुड वर्क विद डिवोशन एंड लॉयल्टी। तो इसने ये बोला टेलर ने कि यहाँ पे प्लीजेंट कंडीशन होनी चाहिए, काम जहाँ वर्कर कर रहे हैं वहाँ बहुत उनके लिए खुशनुमा माहौल होना चाहिए, और वर्कर को भी चाहिए कि पूरा डिवोशन के साथ काम करें। उनको यूँ लगना चाहिए कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन और कमाएगी, और ज़्यादा कमाएगी तो इससे हमारी इनकम भी बढ़ेगी। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये नहीं होना चाहिए कि भाई एम्प्लॉय कहें कि भाई हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं, वर्कर कहें और हमें भी तनख्वाह ज़्यादा मिलनी चाहिए, मैनेजर इतना। तो ये चीज़ तो हो नहीं सकती। तो ये इनके दिमाग में ना मेंटल रिवोल्यूशन, इस तरह की सोच होना चाहिए पॉजिटिव। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो सबसे लास्ट वाला, जो सबसे इम्पोर्टेंट जिसको मैं रेट करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपको यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स में होता है वहाँ आपको कमेंट करना है कि अगर आप मैनेजर होते, इफ़ यू, या आप पार्ट ऑफ मैनेजमेंट होते, तो क्या आप डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश करते, यानी कि सैलरी किसी को कम, किसी को ज़्यादा, एफिशिएंट वालों को ज़्यादा, इनएफिशिएंट वालों को कम, ऐसा करते क्या? अगर हाँ तो रीज़न बताइए, और अगर नहीं तो रीज़न बताइए, एक अच्छा सा रीज़न, मतलब जो आपका मन कहता है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, आपका अपना जो व्यू है वही सिर्फ लिखिएगा, और कम वर्ड्स में, जितना कम वर्ड्स में लिखेंगे ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में आया है और लगता है कि मैं समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।